हेलो। तो आज हम PYQs देखेंगे ऑप्टिक्स के। लैब असिस्टेंट के अंदर जितने भी आए हैं अब तक वो सारे देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ मैंने डेट लिख रखी है, मतलब जिस एग्ज़ाम में आए हैं जिस डेट में, और ये उस क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर विच कलर फ्रिंज विड्थ इज मिनिमम। तो इनमें से किसके लिए फ्रिंज विड्थ मिनिमम होगी? तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो ये जो फ्रिंज विड्थ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके जरिए लैम्डा के। तो जिसका जो लैम्डा है यानी वेवलेंथ कम है उसी की जो है फ्रिंज विड्थ कम होगी। तो बेबिग्योर, तो इसमें अगर हम इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ जो है वह बढ़ती है। तो मिनिमम किसकी वेवलेंथ हुई? वॉयलेट कलर की। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉयलेट, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो ये मैंने अच्छे से पोलराइजेशन में भी बताया है और यहाँ पे भी बता देता हूँ। पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और जो पोलराइजर है उसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे होता है जैसे कि, वैसे यहाँ बताने के लिए टाइम नहीं है, जैसे ये कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एक पोलराइजर लगाएंगे, एक पोलराइजर लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से लाइट, जो लाइट है ये एक प्रकार का स्लिट है इसमें पोलराइजर में। तो ये क्या है? इस प्रकार से जो लाइट पोलराइज होकर के इस प्लेन में वाइब्रेट करेगी। ये वाइब्रेशन का प्लेन है, ये वाला, ये ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये वाला प्लेन क्या हो गया? इसके परपेंडिकुलर हो गया। बना नहीं पाऊंगा, बना दूंगा, यस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है? वो ये वाला प्लेन होता है, ठीक है, ये वाला प्लेन होता है। तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो सीधी सी बात है, आपको ये समझ में नहीं आया वो डायग्राम। वैसे मैंने पोलराइजेशन में 3D डायग्राम से समझाया है, डायग्राम उसमें बने हुए थे तो उसमें बताया था मैंने अच्छे से। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में 90 डिग्री का एंगल होता है, सीधी सी बात। ए पर्सन यूजिंग ए लेंस एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप सीन एन। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है बस, ठीक है। तो उसमें जब हम कोई भी जो है देखेगा, कोई भी अगर देखेगा तो कैसी इमेज दिखेगी उसको? तो इमेज हमेशा किधर बनेगी? ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? फोकस और उसके बीच में रहेगा, और इमेज कहाँ बनेगी? उसी साइड बनेगी, पीछे बनेगी। ये इमेज है। तो ये कैसी बन रही है? अपराइट बन रही है, ठीक है। रियल है? नहीं, ऑब्जेक्ट की ही साइड है। तो ये क्या है? वर्चुअल है, वर्चुअल है। मैग्नीफाइड है क्या? बड़ी है, हाँ बड़ी है, मैग्नीफाइड है। तो ऑप्शन सी। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 10। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी है? 10 है। फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस। तो एफ ही से हम डिनोट किया था हमने आई पीस को, 10 है। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, तो एफ हो, ऑब्जेक्टिव की हमें फोकल लेंथ निकालनी है। हमें यहाँ कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है कि जो है इमेज डी पर बन रही है या फिर इन्फिनिटी पर। तो हमें इसमें क्या लेंगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, यानी कि इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो इसका जो फॉर्मूला होगा एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ही होगा, ठीक है। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का लिए फॉर्मूला है जब इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर, एफ नॉट अपॉन एफ ही, ठीक है। और दूसरा, अगर इमेज डी पर बन रही है तो क्या है? एफ नॉट अपॉन एफ ही ब्रैकेट 1 प्लस एफ ही अपॉन डी। ये फॉर्मूला कब किसके लिए है? इसमें आई पर जो है स्ट्रेन पड़ता है और इमेज ज़्यादा बड़ी दिखती है इसमें, मैग्नीफिकेशन। तो हमें तो नॉर्मल एडजस्टमेंट दे रखा है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो उसे मानेंगे। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, 10 इज इक्वल टू एफ नॉट की वैल्यू तो हमें निकालनी है
ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, एफ ई दे रखी है, तो क्या आ जाएगा, एफ नॉट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर में दे रखी है ये सारी। तो और ये जो होती है मैग्नीफाइंग पावर ये यूनिट लेस होती है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है विच फिनोमिनन कन्फर्म्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। कौन सा फिनोमेना जो है वह बताता है कि लाइट जो वेव है, लाइट वेव जो है वह ट्रांसवर्स है। तो रिफ्लेक्शन तो क्या बताता है, लाइट की नेचर बताता है कि लाइट रे नेचर की होती है, रे नेचर, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। इंटरफेरेंस क्या बताता है, इंटरफेरेंस बताता है कि लाइट किस नेचर की है, वेव नेचर ऑफ लाइट। और डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर बताता है। पोलराइजेशन क्या करता है, पोलराइजेशन जो होता है ये क्या है, एक लाइट जो अनपोलराइज होती है बहुत सारे प्लेन्स में होती है, ठीक है, उसको एक प्लेन में कर देता है। तो सीधी सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल जो होगी न लाइट होगी उसको तो पोलराइजर जो है उसका तो पोलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, उसी डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। लेकिन ट्रांसवर्स जो है प्रोपेगेट इस डायरेक्शन में करती है, वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन अलग अलग होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बताता है, पोलराइजेशन ही बताता है कि लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स है, समझे, तो पोलराइजेशन। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज हाफ, डिस्टेंस ऑफ स्लिट जो डी क्या कर दी है हमने, dy2 कर दी है, d डैश, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल, 2d कर दी है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ विल बिकम, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है। ये डार्क एंड ब्राइट दोनों फ्रिंजेज के लिए रहता है, मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों के लिए। तो उसमें किया क्या है, ये डी तो 2d कर दी है, नई फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो बी डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे तो लैम्डा तो वही है, बी डैश में डी डैश क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा 2d, ठीक है, और स्मॉल डी डैश क्या हो गया, dy2, ठीक है। तो बी डैश यानी कि जो नई जो फ्रिंज विड्थ होगी वह क्या होगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन डी, 4 टाइम्स हो जाएगी स्टार्टिंग वाली से, ये स्टार्टिंग वाली है, ठीक है, तो 4 टाइम्स। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 1 सेंटीमीटर, स्लिट सेपरेशन डी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर है, सॉरी, है ना। स्क्रीन इज 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, कैपिटल डी क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर को हम mm में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ mm लिख सकते हैं। फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव लेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, लैम्डा कितना है, 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁹, तो मैं mm में करते हैं तो 10⁶ mm करके देख लो, है ना। डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, तो हमें थर्ड मिनिमा की डिस्टेंस निकालनी है, थर्ड मिनिमा की, है ना, मिनिमा की। तो बाय मिनिमा के लिए क्या है, 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d, यही है ना मिनिमा के लिए। तो इसमें n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, इंटरफेरेंस में 0, 1, 2, ठीक है। और अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d, जो अलग अलग बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है, तब यहाँ n की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से, ठीक है, वही डिफरेंस है थोड़ा सा। तो इंटरफेरेंस में हमने 0 से स्टार्ट इसलिए की है क्योंकि जो मैक्सिमा में 0 से स्टार्ट हो रही है, तो मिनिमा में भी हमने 0 से स्टार्ट करके जस्ट थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया था फॉर्मूले में, तो प्लस कर दिया था। तो हमें क्या, थर्ड मिनिमा तो फर्स्ट मिनिमा 0 पर होगा, सेकंड मिनिमा फर्स्ट
एन की वैल्यू 1 पर सेकंड मिनिमा, एन की वैल्यू 2 पर थर्ड मिनिमा, तो बस एन की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ। तो 2 2 जा, एन की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 + 1 5। लैम्बडा की वैल्यू क्या है यहाँ 500 × 10⁻6। डी की वैल्यू क्या है यहाँ 10⁻3 अपॉन 2 × स्मॉल डी की वैल्यू क्या है 1। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा ये तो 250 बार कट जाएगा और यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है हमने। 1 सेकंड बस, मैथमेटिकली 10⁹ करेंगे तो ये तो नैनोमीटर में आ जाएगा ना। ये 10⁻⁻6 होगा, ठीक है 10⁻⁻6। अगर नैनोमीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो बस यहाँ गड़बड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये 10⁻⁻6 और ये प्लस है 10⁻3, ये क्या हो जाएगा 1250 × 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.25 mm। समझे या नहीं समझे, जस्ट ये फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें ये वैल्यू रखी तो हमारा 1.25 mm बी ऑप्शन आ जाएगा। समझे, नहीं समझे दोबारा एक बार इसको चला लेना। ब्रूस्टर्स लॉ इज, सीरीज बात है, ये हमने पढ़ा था 10 IP = μ, या फिर और अच्छे से लिखें तो 10 IP μ2 अपॉन μ1। μ1 यहाँ क्या है जिसमें जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रही है, और μ2 क्या जिसमें जा रही है, एंटरिंग, और ये क्या है जिसमें अंदर ये लाइट सोर्स है, यहाँ पर है ना लाइट सोर्स है, और किस मीडियम, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड में जा रही है। जैसे ये है, ये कोई μ1 है, ये μ2 है, इस मीडियम से लाइट फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, और जाने पर ये जो एंगल है, दोनों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो ये किस एंगल पर भेजा जा रहा है, जिस एंगल से वह मिनिमम एंगल, यह IP है, उस IP से भेजेंगे, उसे ही ब्रूस्टर्स लॉ बोलेंगे या ब्रूस्टर्स एंगल बोलेंगे। ये IP एंगल से हम भेजने पर इनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ये निकल कर आता है। स्नेल्स लॉ लगा करके हमने ड्राइव भी किया था। तो 10 IP = μ, 10 IP = μ b। समझे आप, ये समझा रखा मैंने लेक्चर्स में, लेकिन ये बस इस फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, सीधी सी बात है, डिफ्रैक्शन हमारी जो चैप्टर है फ्रॉनहोफर वाला ही है। एट ए सिंगल स्लिट इफ स्लिट विड्थ इज डिक्रीज द एडजेसेंट मिनिमा बिल। तो देखो बाई मिनिमम डिफ्रैक्शन में क्या होगा, बाई मिनिमा क्या होगा n लैम्बडा अपॉन a। ये बाई मिनिमम बाई n लैम्बडा d है ना, सॉरी, ये जो मिनिमा है ये बाई मैक्सिमा था किसमें, इंटरफेरेंस में, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये इंटरफेरेंस में था, ठीक है। जस्ट अपोजिट है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये हमने अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से कवर किया था। तो इसमें जस्ट वैल्यू रखने हैं। तो हमें क्या बताया कि जो स्लिट है, सिंगल स्लिट है, उसकी विड्थ डिक्रीज कर दी जाए तो हमें मिनिमा की विड्थ और मिनिमा में हमें रिलेशन देखना है। तो क्या होगा, बाई मिनिमा यानी कि सेंट्रल जो मैक्सिमा है उससे ही पोजीशन को हम मेज़र करते हैं, जितने भी फ्रिंजेज होती हैं।
तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, है ना। अब यहाँ पर स्लिट की विड्थ डिक्रीज करेंगे तो जो है पोजीशन जो है मिनिमा की वह इंक्रीज होगी, यानी सेंट्रल मैक्सिमा से पोजीशन दूर जाएगी, ठीक है। अगर स्लिट की जो है विड्थ डिक्रीज करेंगे तो कम क्लोजर, क्लोज तो नहीं आएगी, रिमेन एट इनिशियल पोजीशन वह भी नहीं रहेगी, तो मूव अपार्ट, हाँ दूर तो जाएगी, कम क्लोजर इनिशियल एंड देन मूव अपार्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा बी, मूव अपार्ट यानी दूर जाएगी, ठीक है। ऐसे तो होता है, ये है यहाँ जैसे ये एक स्लिट है, ठीक है, इस स्लिट की जो है हैट ए है, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, और यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई मिनी, ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा बीच में, इसके बीचों बीच, और ये यहाँ क्या है कोई मिनिमा बन रहा है, इसकी पोजीशन बाई से हम मेजर करते हैं मिनिमा। तो अगर इसकी हम जो विड्थ है, ठीक है, स्लिट की, इसको हम कम करेंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो बाई मिनिमा क्या है और ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है सेंट्रल मैक्सिमा से अपार्ट चला जाएगा दूर, ठीक है, तो मूव अपार्ट है ना। और अच्छे से समझना है तो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, और वैसे तो यहीं पर भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा, काफ़ी सारा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही टाइप की जो लाइट होती है, सोर्स ऑफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाई दैट ऑफ रेड वन लाइट, देन फ्रिंज विड्थ विल बी, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर क्या करते हैं येलो की जगह हम क्या कर देते हैं रेड, तो बेबग्योर वेवलेंथ ऐसे बढ़ती है वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पर, तो येलो से ज़्यादा वेवलेंथ होगी किसकी, रेड की, वेवलेंथ बढ़ेगी तो ये बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ है, तो ये भी क्या है बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है इंक्रीज, हम रेड कर देंगे उसकी जगह तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। फ्रिंज विड्थ समझ रहे हैं ना, जैसे कि ये दो सोर्स हैं, ये है, तो यहाँ जो है सेंट्रल मैक्सिमा है, फिर सेंट्रल मिनिमा, फिर फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा। तो अब अभी तो इनकी फ्रिंज विड्थ इतनी है ना, ये इनके बीच की दूरी है ना, ये वो तो पोजीशन है दूरी, तो फ्रिंज विड्थ मतलब ये कितनी मोटी इसकी जो है पट्टी बनी हुई है, जितनी ये चमक रही है, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं वेवलेंथ बढ़ा देंगे तो ये और ज़्यादा मोटी हो जाएगी, तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी वेवलेंथ बढ़ाने पर, ठीक है, समझे, ये फ्रिंज विड्थ होती है। अच्छे से हमने वैसे लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इंक्रीज होगी, फार्मूले से अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते ना, कुछ फार्मूलेज आप याद कर लीजिए वेव, इसमें ऑप्टिक्स में, वेव में और रे में सारा काम हो जाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है ही, ठीक है, लास्ट में मैं बता दूंगा सारे फार्मूले, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंटेंसिटी रेशो क्या निकालना है हमें, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम निकालना है इन ए पैटर्न प्रोड्यूस बाय इंटरफेरेंस टू कोहेरेंट लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी। हमें इंटेंसिटी दे रखी है एक ही I1, एक कोई सोर्स है I1, S1 एक सोर्स की जो इंटेंसिटी है 100 है, I2 हमें दे रखी है 1, ठीक है। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का हमें रेशो निकालना है। तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है I1 √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये तो है आई मैक्सिमम, हमें रेशो निकालना है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, और आई मिनिमम का होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। बस इसमें हम रख देंगे 100, I1 100 है, I2 1 है, 100, ये जस्ट फॉर्मूले में रखा है हमने, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसको देखो, ये तो क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या है 100 a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कितना √100 की वैल्यू 10 होगी 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे ये तो ऊपर हो जाएगा 180 121 100 101 और 20 121 100 और 101 माइनस 20 100 में से 20 का है तो 80 और एक ये है तो 81। ये इसका आई मैक्स का और आई मिनिमम का रेशो है 121:81 सी। समझे? जस्ट ये फॉर्मूला है आई मैक्सिमम आई मिनिमम। कुछ फॉर्मूले हैं आई नेट का, आई मैक्सिमम का, I1 I2 इक्वल टू होते हैं, तो वो कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप उनको याद कर लेंगे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत ही इजी है, बल्कि ऑप्टिक्स देखने में लगती है। नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट वेव्स हैं फ्रॉम 2 पॉइंट्स S1 S2। ठीक है, तो इंटरफेरेंस आने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? जैसे कि ये दो को इंटरफेरेंस के लिए एक तो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये S1 और S2 है। ठीक है, तो क्या है मस्ट इंटेंसिटी ऑफ टू वेव, दो वेव हैं, उन दोनों वेव की यहाँ से निकलेगी वेव, उनकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। कोई ज़रूर नहीं है, हो सकती है। मान लेते हैं हमने ये वाला स्लिट जो है थोड़ा सा बड़ा बना दिया तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी तो सेम रहेगी ना। ठीक है, ये बड़ा बना दिया तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़रूर नहीं है कि इंटेंसिटी इक्वल हो, इक्वल भी हो सकती है लेकिन नॉट टू भी इक्वल भी हो सकती है। तो एक तो ये कंडीशन है। ठीक है, दूसरी बात है तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स S1 एंड S2, इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? मस्ट बी जीरो। क्या जीरो ही होना चाहिए? नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा पर जरूर फेज डिफरेंस जीरो होता है, बाकी यहाँ पर जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आता है। पाई होना चाहिए? नहीं, कोई कहीं पर पाई आता है, कहीं पर कुछ आता है, नहीं। फेज डिफरेंस जो आता है वह कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमेशा टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट विद टाइम बट नॉट नेसेसरली जीरो। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसके सामने मस्ट बी इक्वल वाली बात गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नॉट बी इक्वल एंड कांस्टेंट विद टाइम नॉट नेसेसरली जीरो। जरूर नहीं है जीरो ही हो, हाँ जीरो की कंडीशन आती है एक। ठीक है, ऑप्शन 4 तो हो गया था उसका, है ना। कंसीडर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट ही बनती है। ठीक है, ठीक है। रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा टू दैट ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये भी फर्स्ट मैक्सिमा, दोनों साइड फर्स्ट मैक्सिमा होते हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा है। तो इसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी होती है किसकी होती है? सेंट्रल मैक्सिमा, फिर इंटेंसिटी घटती जाती है, ऐसे होती है। ठीक है, डिफ्रैक्शन में। तो ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है, ये आपको फैक्ट है, ये याद रख लेना है। इंटेंसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, जो होती है 9, और ये पास वाली जो फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है 9:1 के रेशो में होती है। ठीक है, तो ये बस याद रख लेना है। वैसे सिलेबस में ये है नहीं अभी जो दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा अपर लेवल है, 2016 का ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन वैसे भी जो है हम निकाल सकते थे, लेकिन वो फॉर्मूलाज वगैरह हमारे सिलेबस में है नहीं ये निकालने के। केवल ये फैक्ट याद रखना है, 9:1 के रेशो में ही होती है। ठीक है, कोई भी डिफ्रैक्शन हम निकालेंगे तो उनका जो रेशो आएगा इंटेंसिटी का मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा का 9:1 आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये क्या, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या है, एयर के रेस्पेक्ट में 1.54 है, और वाटर की क्या है 1.33 है। ठीक है, पोलराइजिंग एंगल फॉर ए बीम एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। भाई पोलराइजिंग एंगल, जो एंगल पोलराइज करता है, ब्रिस्टर्स लॉ जो हमने पढ़ा था। अरे भाई ठीक है, तो
ये कोई भी रेज आई, ये नॉर्मल है, ये उस एंगल पर आई, ठीक है, वह एंगल जिस पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उनके बीच में क्या बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसे ही ब्रोस्टर्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा था tan IP इज इक्वल टू क्या था, ये μ1 है, ये μ2 है, μ2 अपॉन μ1, ठीक है। यानी कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है वह अपॉन में है, जिसमें एंटर कर रही है, जिससे आ रही है, तो यहाँ कहाँ से जा रही है, ग्लास से वाटर, बस tan IP, ये याद रखना, बस ये वाला जो टर्म है कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है, μ2 अपॉन μ1, जिस मीडियम में जा रही है वह जो है ऊपर आएगा। किस मीडियम में जा रही है, वाटर के अंदर जा रही है, तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.33। जिस मीडियम के अंदर जा रही है, किसके अंदर जा रही है, वाटर के अंदर, वाटर क्या है, सेकंड मीडियम, यही तो है, जिसके अंदर जा रही है वह ऊपर आ जाएगा, 1.33 अपॉन जिससे जा रही है, किससे जा रही है, μ1 से जा रही है, तो μ1 क्या है, नीचे है फॉर्मूले में, किससे जा रही है, ग्लास से जा रही है, तो 1.54, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो IP एंगल हमें बताना है, IP इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33 अपॉन 1.54, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ये है सेकंड। नेक्स्ट, लेट द फोकल लेंथ ऑफ एन आईपीस 2.5 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, इट फॉर ए टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन 100, टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी, तो सीधी सी बात है, एम इज इक्वल टू क्या होता है, FO अपॉन FE, ठीक है, ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं दे रखा तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला है, नॉर्मल ठीक है, तो इसमें 100 वैल्यू रख देंगे, 100 इज इक्वल टू F0 की तो निकालनी है, FE हमें दे रखी है 2.5, तो F0 इज इक्वल टू क्या हुआ, बस फॉर्मूला की बात है, 250 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस हो गए, थैंक यू। कुछ फॉर्मूलाज हैं मैं बता देता हूँ, जैसे कि